हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की नई सीरीज 221 की नई सीरीज। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पूरे साल क्लास 10th की साइंस पढ़ाऊंगा। और क्लास 10th की जो साइंस है बच्चों, उसमें 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको पूरे साल भर कराऊंगा और ऐसे ही वीडियोस रोज आती रहेगी, रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। और जो भी आपके दोस्त लोग हों वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल धीरे धीरे करके जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे तो और उसके बाद वीडियो लेक्चर चलते रहेंगे अपने रेगुलर, और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, हेडफोन यूज़ करो, हेडफोन में साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर उसमें। और हर संडे को आपकी जूम पे डाउट क्लास हो जाएगी, जिस पे आप बोलकर पूछ सकते हो कि मुझे यहाँ से वो चीज़ नहीं आई है। ठीक है, तो इतना काम हम कर देंगे। तो कभी कभी यूट्यूब पे भी लाइव ले लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो, ऐसा है कि साइंस है, साइंस में 3 सब्जेक्ट है। एक है फिजिक्स, एक है बायो, एक है केमिस्ट्री। तो बायो तो है थ्योरेटिकल, वो तो हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ज़्यादा आप लोगों के बारे में ही है, जीव जंतु के बारे में ही है। ठीक है, उसमें तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, वो तो आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे दिक्कत होगी, जहाँ पे मेन होगा वहाँ पे आपको समझाएंगे। ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री भी है और ऐसे ही आपकी फिजिक्स भी है। लेकिन अभी फिलहाल मैंने साइंस के लिए आपका जो पहला सब्जेक्ट चुना है, ठीक है, जो मैं कराऊंगा वो मैं कराऊंगा फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा अटपटे लगते हैं, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, डेफिनेशन बनाने का तरीका समझाऊंगा। क्योंकि रटने वाली बात नहीं है साइंस में, कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है, एक शब्द का भी डाउट होता है, एक वर्ड का भी डाउट होता है, तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं रटा है कभी, मैं भी समझ के पढ़ाता हूँ साइंस को। और आपका भी यही काम है कि आप समझ के करिए। आप समझ के करिएगा तो आपको आपके सिलेबस का बर्डन लगेगा ही नहीं कि कुछ सिलेबस भी है। आपको ऑटोमेटिकली साइंस याद रहेगी, रिकॉल रहेगी, ध्यान रहेगी। ठीक है, और ऐसे ही फिर दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ऐसे चलेंगे बच्चों आपके। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए साइंस जो है उसको डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, ये कोई डिफाइन नहीं कराएगा आपसे, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे कि साइंस क्या होती है। और आपके पेपर में कभी कभी 5 से 6 साल में एक क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाता है कि व्हाट इज साइंस। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात यह है कि साइंस जो है वो आपकी एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है। साइंस में क्या आता है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आता है। आपने कुछ करा, उसमें आपको रिजल्ट मिला, उसने बोला यार मुझे यहाँ पे तो रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ काम मिल रहा है। जैसे आप बल्ब जलाना चाहते हो, तो बल्ब जलाने पे आपको रिजल्ट मिला कि वो ग्लो करने लग गया, तो ये एक तरह का साइंस हो गई, ये एक तरह की साइंस हो गई, ये एक तरह का लॉ भी हो गया कि आप बल्ब जलाओगे तो पूरा कनेक्शन अगर सही है, स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जलेगा, तो ये साइंस हो गई। तो बच्चों यही है आपकी साइंस, जैसे आपका पेन हो गया बच्चों, पेन से आप अभी लिखोगे तो पेन आपका लिखने के लिए वर्क करता है। तो ये पूरी ऑब्जर्वेशन पूरी दुनिया जानती है ना कि पेन लिखने के काम आता है। तो ये भी एक तरीके की साइंस हो गई। आप मोबाइल से आजकल क्लास ले रहे हो, तो मोबाइल से जो आप फंडामेंटल यूज करते हो, एप्लीकेशन खोलते हो, एप्लीकेशन पे मेरी वीडियो या किसी की भी वीडियो देखते हो, तो आपको वहां पे भी आप साइंस का ही तो लॉजिक लगा रहे हो बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। साइंस जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, जिसकी हम फंडामेंटल लॉ बना देते हैं, जिसके हम क्या बना देते हैं? फंडामेंटल लॉ बना देते हैं। तो हालांकि बस आपको नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए था कि साइंस क्या है और साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं। अब साइंस में बच्चों 3 तरीके के सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्ट कराने वाला हूं बच्चों, वो करवाने वाला हूं फिजिक्स। वो सबसे पहले हम करेंगे फिजिक्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे फिजिक्स स्टार्ट। और बच्चों आपके फिजिक्स में है 5 तरीके के चैप्टर। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी,
दूसरा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तीसरा चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, चौथा चैप्टर है लाइट, और लाइट में दो चैप्टर है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट में है कलरफुल वर्ल्ड ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो हैं, 5 चैप्टर हम एक एक करके कवर करेंगे बच्चों। तो पहले मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर बायो का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ऐसा आपका लगातार ये चलता रहेगा। और जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको डाउट होता है वो आप मेरे से पूछ लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने इस चीज को भी समझ लिया। ठीक है, अब आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं कि बच्चों व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या होती है। मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं अभी, मैं आपको समझा रहा हूं कि अपना माइंड कैसे ओपन करके सीखनी है बच्चों आपको चीजें। अपना माइंड बिल्कुल ओपन करना है, रटने वाली चीज है ही नहीं। अगर कहीं पे रटने वाली आएगी या कहीं पे कुछ ऐसा होता है कि आपको रटना पड़े, तो वहां पे फिर आप मेरे से पूछ लेना कि सर वहां पे क्यों रटना पड़ रहा है हमको वहां पे। ठीक है, मैं आपको वहां पे भी लॉजिक बताऊंगा याद रखने का, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स, तो जो बच्चों नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जैसे आपकी बारिश होना, बिजली कड़कड़ाना, तो जितने भी आपके पूरे यूनिवर्स में नेचुरल फिनोमिना होते हैं, द नेचुरल फिनोमिना आर नोन एज फिजिक्स। तारा टूटना नेचुरल फिनोमिना, कभी कभी आपको रेडिश दिखता है, पूरा का पूरा जो स्काई ब्लू दिखता है आपको, जो आसमान होता है कभी आपको रेडिश दिखता है आसमान, कभी कभी आपको रेडिश दिखता है। तो ये सारे के सारे जितने भी फिनोमिना होते हैं, ये फिनोमिना फिजिक्स में आते हैं बच्चों। ठीक है, आप कांच का गिलास जो है वो पानी से भर दो और उस कांच के गिलास को पकड़ लो। ठीक है, तो कांच के गिलास को जब आप पकड़ लोगे तो आपको अपनी उंगलियां जब आप देखोगे वो मोटी मोटी दिखेगी या तिरछी मिर्ची दिखेगी, बड़ी दिखेगी। क्यों दिखेगी भाई? क्योंकि वहां पे भी फिजिक्स का फिनोमिना हो रहा है, वहां पे भी क्या हो रहा है? फिजिक्स का फिनोमिना। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, और जो डिपेंड करती है नेचुरल फिनोमिना पर, जो डिपेंड करती है नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है, बस नॉलेज के लिए आपको मालूम होनी चाहिए, पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो दोबारा सुन लो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नेचुरल फिनोमिना, विच डील विद द नेचुरल फिनोमिना। और फिजिक्स में बच्चों हम जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं, जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं। थोड़ा यूके बोर्ड का अलग बता दे करूंगा और सीबीएसई का अलग बता दे करूंगा। हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, आपको भी, आप थोड़ी ना किसी से कम हो, है ना, तो पढ़ना तो आपको सब कुछ है। लेकिन ऐसा है कि जब पेपर को करने की बात आती है और सही मार्क्स लेने की बात आती है तो इम्पोर्टेंट भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको लाइन बारी से बताते चलूंगा इम्पोर्टेंट भी, कि यूके बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता रहेगा कि आपको पहले क्या पढ़ना है, इससे आपको पता रहेगा कि पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चों वो डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते अभी कि तार के अंदर ऐसे बिजली जाती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज भाषा में आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है। मैं आपसे बोलूंगा बिजली को डिफाइन करो, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करो। भाई कैसे करोगे इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन? मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मुश्किल इतना भी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन है बुक में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के फिलहाल के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, चलो उस जमाने में चलते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी, उस जमाने में चलते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। तो कैसे बन रही होगी? आप लोगों ने स्कूल में पक्का एक चीज तो खेली होगी बच्चों। ठीक है, आपने अपने बालों पर स्केल रगड़ा होगा और स्केल रगड़ने के बाद आपने या तो छोटे छोटे पार्टिकल आपने कागज के चिपकाए होंगे या तो डस्ट पार्टिकल आपने चिपकाए होंगे, है ना। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके होली के गुब्बारे हो गए बच्चों, जैसे आपके होली के गुब्बारे हो गए तो वो भी एक दूसरे पे ऐसे चिपक जाते हैं। एक आपकी चॉपस्टिक होती है जिसको एबोनेट रॉड भी बोलते हैं। तो अगर वो आप किसी पे रगड़ोगे तो उसके बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं, बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के ही तो हैं।
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में भी बिल्कुल डीप में बात करें तो एक शब्द आता है जिसे बोलते हैं चार्ज। एक शब्द आता है जिसे क्या बोलते हैं, चार्ज। तो पहले हम चार्ज को पढ़ेंगे और चार्ज को पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम पूरा डिस्कस करेंगे चार्ज को, चार्ज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पे ओवररूट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो बाद में जाके पढ़ेंगे अभी। लेकिन पहला सवाल हमारा ये है कि चार्ज क्या होता है, ये मतलब चार्ज होता क्या है, ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे रिपेल कर रहा है, चार्ज असल में है क्या, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं बच्चों। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज चार्ज। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो यही है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। और मेरे साथ साथ आप चार्ज का ब्रैकेट में सिंबल भी लिख लो। तो चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू। तो बच्चों चार्ज क्या है, चार्ज तो 9th क्लास को रिकॉल करते हैं जरा थोड़ा सा। 9th क्लास में आपने एटम और मॉलिक्यूल पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने एटम एंड मॉलिक्यूल। तो बच्चों जब आपने एटम और मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपको पता है बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को प्लस से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। फिर उसके अंदर शेल पाए जाते हैं बच्चों, शेल, ठीक है। और ये शेल होते हैं जिनको KLMN बोला जाता था, जिनको KLMN बोला जाता था, KLM और N बोला जाता था। उनमें पाए जाते थे इलेक्ट्रॉन्स, उनमें पाए जाते थे इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना जी हमको पता है, ठीक है। और छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, वो एटम से बनती है और इसे एटम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एटम। तो बच्चों एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर कुछ माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन की बात करें तो उस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ज है क्या, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ज है क्या, ठीक है। तो चार्ज को समझने के लिए जब साइंटिस्ट लोगों ने इसके अंदर की स्टडी करने की कोशिश करी तो कुछ नहीं मिला बच्चों, कुछ नहीं मिला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अंदर और घुसने की कोशिश करी और डिटेल में पढ़ाई करने की कोशिश करी पर कुछ नहीं मिला, ठीक है। एटम को तोड़ा, एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मिल गए, एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मिल गए, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिला बच्चों, उसके अंदर कुछ नहीं मिला। मतलब स्टडी खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, उसके बाद सब खत्म हो गया। तो यहां पे जब हम पढ़ाई के आखिरी छोर पे पहुंच जाते हैं, पढ़ाई के आखिरी रास्ते पे पहुंच जाते हैं, जिसके आगे कुछ है ही नहीं, जिसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को सुनो ध्यान से, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक, जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, डिस्कवर भी नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के आगे, प्रोटॉन के आगे अभी प्लस के अंदर घुस के हमें क्या मिलने वाला है। तो कुछ नहीं मिलता बच्चों, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है, और कैसी प्रॉपर्टी है, जिसके आगे कुछ है ही नहीं, जिसके आगे डिस्कवरी ही नहीं है। तो उसके लिए शब्द यूज क्या करना है, जो वर्ड यूज करना है वो क्या करना है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या यूज करनी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इतनी आई बात आपको समझ में। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच अट्रैक्ट और रिपेल वेरियस बॉडीज, विच अट्रैक्ट और रिपेल वेरियस बॉडी। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रेपेल करेगा। जैसे अट्रैक्ट वाली बात अभी मैंने सिखाई थी आपको, स्केल वाली, स्केल अपने बालों में रगड़ो और कागज बागज जो है वो चिपका लो। दूसरा आप एक चीज और कर सकते हो, पेप्सी की कैन लेना, कैन आता है, पहले पी लेना आपसे, ठीक है। उसके बाद लोहे की रॉड लेना, सिल्क के कपड़े से दोनों को रगड़ना बच्चों, ठीक है। लोहे की रॉड को भी सिल्क के कपड़े से रगड़ना और कैन को भी सिल्क के कपड़े से रगड़ना, और उसके बाद कैन को लिटा देना, कैन को लिटा के रख देना, ठीक है। और लोहे की रॉड जब आप कैन के पास ले जाओगे तो कैन दूर भागेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं,
लेकिन वो स्केल वाले एग्जांपल क्या है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी को अट्रैक्ट भी फील कराती है और जो बॉडी को रेपेल भी फील कराती है। मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, डेफिनेशन क्या बनेगी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके आगे कुछ है ही नहीं, समाप्त है, सब कुछ एंड पॉइंट है। तो यहां पे हम बोलेंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच क्या करती है वो प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है अलग अलग बॉडीज को, विच अट्रैक्ट एंड रेपेल वेरियस बॉडीज, जो अट्रैक्ट करेगी और रेपेल करेगी वेरियस बॉडीज को। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको डेफिनेशन की बालगी खाला गई होगी, आपको रटने वाली कोई भी बात नहीं है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज एक तरह की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच अट्रैक्ट एंड रेपेल वेरियस बॉडीज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों चार्ज की डेफिनेशन अच्छे से आ गई होगी, समझ गए होंगे। अब आते हैं चार्ज के टाइप्स पर, ठीक है, कि चार्ज के टाइप्स क्या क्या होता है। तो अगर चार्ज के टाइप्स की बात करी जाए तो आपके बच्चों दो तरीके के टाइप होते हैं चार्ज के। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जरा सिंबल भी साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का सिंबल बच्चों Q होता है, और पॉजिटिव की बात हो रही तो प्लस Q हो जाएगा, है ना, प्लस Q हो जाएगा। और यहाँ पे है चार्ज, तो चार्ज का सिंबल Q होता है, नेगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस का Q ले लोगे आप, माइनस का Q। तो सिंबल समझ में आ गए पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के, सिंपल है ना। अब बच्चों इसमें एक और चीज आती है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, जरा वो भी समझ लो, ठीक है। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। और चार्ज का बगल बगल में सिंबल लिखते रहो, मैं आपको सिंबल इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे जाके सिंबल बहुत हो जाएंगे काफी चीजों के, इसलिए जो शब्द मिलता है उसका सिंबल बगल में लिख ले करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्यों लिखते रहो, जैसे आप चार्ज लिख रहे हो उसके बगल में क्यों लिखते रहो, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, तो बच्चों दो लॉ है हमारे पास यहां पर कि लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्ज होंगे वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। लाइक चार्ज इसका मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। सिमिलर चार्ज एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा, प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस एक दूसरे से क्या भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर ही बात करें अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो आपका अनलाइक चार्ज होगा यानी कि सिमिलर चार्ज नहीं होगा, अलग अलग चार्ज होगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यही है फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज। फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो सिमिलर चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, लेकिन जो अलग चार्ज होंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे, अलग पोलैरिटी होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट। तो ये है जी फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब आ जाता है बच्चों इसकी थोड़ी सी और डिटेल पे, अभी चार्ज की बहुत डिटेल है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी और डिटेल कि चार्ज का सिंबल क्या होता है। वैसे मैंने लिखा दिया है, पर अभी फिलहाल बिल्कुल नोट डाउन करने के लिए चीजें बता रहा हूं मैं आपको। सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल बच्चों होता है Q, ठीक है, चार्ज का सिंबल होता है Q। अगर यूनिट पूछे चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज,
चार्ज की यूनिट बताइए, और ये पेपर में आपके यूके बोर्ड में बहुत बार पूछी भी गई है बच्चों। इसको हम देना चाहेंगे 5 स्टार, ठीक है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछेगा ये यूनिट ऑफ चार्ज, और बहुत बार आई है, बहुत बार आई है। देखो जब आप अपने घर में जाते हो, या अभी तो वैसे लॉकडाउन पीरियड है, लेकिन कुछ खरीदने के लिए जाते हो, आटा लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, तो क्या बोलते हो कि भैया मुझे 1 आटा दे दो, 1 चावल दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते हो ना। आप बोलते हो भैया मुझे 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चावल दे दो। या आप मॉर्निंग वॉक करने कभी जाया करते थे, अभी तो नहीं वैसे, है ना, तो क्या बोलते हैं आप बोलते थे मैं 2 किलोमीटर भागा हूं, मैं 3 किलोमीटर भागा हूं। तो आप नंबर के पीछे यूनिट लगा रहे हो ना, तो ऐसे ही चार्ज को नापने के लिए भी यूनिट होती है बच्चों, ऐसे ही चार्ज को नापने के लिए भी यूनिट होती है। तो यूनिट क्या होती है, तो वो यूनिट एक साइंटिस्ट के ऊपर है जिसने पूरा चार्ज के बारे में हमको बताया। उन साइंटिस्ट का नाम है, पूरा अगर नाम बोले तो उनका नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम। तो ये पूरा जो साइंटिस्ट का नाम है वो नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट लिखी गई है कि चार्ज कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उनका जो पीछे की जो जाति है उनकी यूनिट बना दी, और यूनिट बोलते हैं चार्ज की कूलम्स, कूलम्स। तो चार्ल्स अगस्टिन कूलम्स का हमने कूलम्स ले लिया, और हमने उसकी चार्ज की यूनिट बना दी। और कूलम्स को शॉर्ट फॉर्म में आप सी भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सी। कूलम्स को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। इतनी बात आ गई आपको समझ में, इतनी बात आ गई, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं बच्चों, एक और बात कर लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है ना, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब किसी बच्चों को ये नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आप बाहर से कुछ भी चीज खरीद के ला रहे हो, जैसे आप अंडे खरीद के लिए आए या केले खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लिए आए, आपने बोला कि आज तो मैं 5 किलो चावल खरीद के लाया हूं, आज तो मैं 10 किलो आटा खरीद के लाया हूं। तो आपने नंबर के साथ क्या लगा दी, यूनिट, नंबर के साथ यूनिट लगाई ना आपने, ठीक है। आप भाग रहे हो, तो आप भाग रहे हो 5 किलोमीटर हो गया भागते भागते, 10 किलोमीटर हो गया भागते भागते, या आप गाड़ी से चल रहे हो तो गाड़ी पे आपने बहुत सारे किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। तो नंबर के साथ जब यूनिट आती है बच्चों से मैग्नीट्यूड बोलते हैं, नंबर के साथ जब यूनिट आती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और किसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो डायरेक्शन साथ में आ गई, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर साथ में आ गई तो उसे वेक्टर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसे स्केलर बोलते हैं। तो आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों आपका जवाब होगा कि चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कभी मत बोलना चार्ज को, चार्ज को क्या बोलना है, स्केलर क्वांटिटी बोलना है। क्या बोलना है बच्चों को, बच्चा पार्टी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, चार्ज का फॉर्मूला भी नोट करके लिख लो। चार्ज का फॉर्मूला हमें कूलम्स ने ही बताया था, साइंटिस्ट ने ही बताया था। तो नोट करके जो चार्ज का फॉर्मूला है, चार्ज का फॉर्मूला फोर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद आया कुछ, याद आ गया होगा मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। लेकिन चार्ज के लिए थोड़ा सा बदल जाता है, G की जगह पे K हो जाता है, Q1 Q2 हो जाता है M1 M2 की जगह पर, और R स्क्वायर को तो R स्क्वायर रहता है। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये नोट कर लो जो मैंने समझाया है, चार्ज, चार्ज के टाइप्स, फंडामेंटल लॉ, चार्ज का सिंबल, चार्ज की यूनिट, चार्ज की क्वांटिटी और एक फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले को, ये कहां से आया, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो। ओके बच्चों, तो जरा फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। ये जल्दी से कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मुझे बताना जरूरी मैं खुद से बताना जरूरी समझता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपके पेपर में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं आपसे, अभी चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दिया है, पर आपसे थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है कि चैप्टर को आप समझ सको कि किस लेवल पे हमको चैप्टर को करना है।
अभी आपने किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ी, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी, चार्ज की यूनिट अभी आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? चार्ज की यूनिट कूलम्स पढ़ी आपने, चार्ज की यूनिट अभी फिलहाल, ठीक है। तो जब आपने कूलम्स पढ़ ली है ना बच्चों, चार्ज की यूनिट क्या पढ़ ली आपने, एक बार रिपीट कर दो, कूलम्स पढ़ ली, ठीक है। तो जैसे जैसे चीजों को पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे चीजों की यूनिट पढ़ते जाएंगे तो यूनिट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, यूनिट को भी क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन करने के लिए मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूला बताना जरूरी होता है, क्योंकि रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला बताना जरूरी होता है ताकि मैं चार्ज की यूनिट जो कि क्या होती है, कूलम्स होती है, उसको डिफाइन कर सकूं। और ये आपके पेपर में 2 मार्क्स में आता है, आपके पेपर में ये 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज Q2, बिल्कुल वही ग्रेविटेशन जैसा चलेगा। यहाँ पे M1 M2 लेते थे, अब Q1 Q2 हो गया। M1 M2 की दूरी R होती थी, यहाँ पे Q1 Q2 की दूरी R हो गई, ठीक है। और दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो F हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे करता था बच्चों, इसको मैं ऐसे नहीं करता था, F प्रोपोर्शनल M1 M2, आपको याद होगा ग्रेविटेशन में करा होगा आपने। बस अब M1 M2 की जगह पे क्या हो जाएगा, M1 M2 की जगह पे Q1 Q2 हो जाएगा। मैं फिर F प्रोपोर्शनल 1/r² भी करता था ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो सेम रहने वाला है। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़े हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़े हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में तो इक्वल टू होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें करी, उसके बाद उन्होंने K लगाया, उसके बाद उन्होंने क्या लगाया, K लगाया। जैसे वहां पे कैपिटल G लगता था, जैसे वहां पे कैपिटल G लिखता था, वैसे यहाँ पे K लगेगा, वैसे यहाँ पे क्या लगेगा, K लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। और बच्चों बहुत ही सालों बाद K की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया गया, K की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया गया। तो चलो K की वैल्यू मैं आपको बताता हूं कि K की वैल्यू क्या होती है, पूरा डिटेल में बताता हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो है 1/4πε0, 1/4πε0। सुनो इस वाले शब्द को जरा दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं, ऐसे ई टाइप बना दोगे तो इसे एप्साइलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्साइलन, क्या बोलते हैं, एप्साइलन। और उसके नीचे अगर ऐसे करके गोल ऐसे बना दोगे तो नॉट बोलते हैं, तो एप्साइलन नॉट बोलते हैं, एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो 4 तो आपको पता ही है, पाई आपको 22/7 पता होता है, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा बच्चों तो 4 × 22/7, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12, 8.854 × 10⁻⁻12। और जब मैं इसे पूरे हिस्से को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 9 × 10⁹, ठीक है। तो आपको मालूम चला कि K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, 1/4πε0, और उसकी वैल्यू को सॉल्व करके आता है 9 × 10⁹। K की वैल्यू क्या आ जाती है, 9 × 10⁹। अब मैं इस K की वैल्यू को जरा यहां पे डाल देता हूं, तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁹, Q1 Q2/r², तो चलो बच्चों डिफाइन करते हैं अब, ठीक है। किसको डिफाइन करते हैं, कूलम्स को, कि कूलम को कैसे डिफाइन करा जाए। और आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन बच्चों ये आता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज 1 कूलम। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 1 कूलम, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे और टॉपिक की यूनिट पढ़ते जाएंगे तो यूनिट को भी ऐसे 1 करके डिफाइन करते जाएंगे। जैसे आगे जाके पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी यूनिट वोल्ट होगी बच्चों, वोल्ट, जो सेल पे वोल्ट लिखा होता है वो होगी।
तो उसको डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तरीका मालूम चल रहा है ना, पूरे चैप्टर का आइडिया देके चल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो डेफिनेशन क्या बन गई, व्हाट इज 1 एम्पियर। पावर की यूनिट होती है वाट, तो क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज 1 वाट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, तो क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज 1 जूल। तो हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिन टॉपिक्स की यूनिट्स हमको मिलेगी, उनकी यूनिट्स को भी हम डिफाइन करते चलेंगे, उनकी यूनिट्स को भी हम डिफाइन करते चलेंगे। यही तरीका है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने का। ठीक है, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक से सारे रिलेटेड क्वेश्चन करो और टॉपिक की यूनिट को भी डिफाइन करते चलो, और फिर आपको कुछ रटने वटने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं फिर यहाँ पर। तो चलो, क्वेश्चन तो मेरा रेडी हो गया। अब कैसे करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे मेरे पास एक Q1 हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक Q2 हो गया, और दूरी हो गई R, और दूरी हो गई R। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब दो चार्ज मेरे पास एक कूलम के होंगे, मैं चार्ज को 1 लेके चल रहा हूं। आपका सवाल होगा क्यों 1 लेके चल रहे हो, 2 लेके चलो, 3 लेके चलो, 4 लेके चलो, 5 लेके चलो, क्यों आप 1 लेके चल रहे हो। तो मेरे पास यहाँ पे आपके लिए बच्चों जवाब ये है, क्योंकि मैं 1 को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, मैं 1 कूलम को डिफाइन कर रहा हूं, तो जब मैं 1 को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे सारी चीजें 1 लेके चलनी पड़ेगी, इसलिए मैं Q1 की वैल्यू भी 1 ले लूंगा, और Q2 की वैल्यू भी क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो भी 1 ले लूंगा, डिस्टेंस जो है वो भी 1 ले लूंगा, 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले में डाल दो जरा यहाँ पे, इस वाले फॉर्मूले में। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1, और R स्क्वायर का 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब 1 1 1 हो जाएगा, और F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है, जब दो चार्ज को आप 1 कूलम लेके चलते हो, कितना कूलम लेके चलते हो, 1 कूलम, और उनकी दूरी कितनी लेके चलते हो, 1 मीटर। जब दो चार्ज होंगे आपके पास, उनको उसकी वैल्यू को 1 कूलम लेके चलोगे, उसकी वैल्यू को 1 कूलम लेके चलोगे, और कितनी दूरी लेके चलोगे, 1 मीटर दूरी, कितनी दूरी लेके चलोगे, 1 मीटर। तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्स दूर भगाने का भी हो सकता था, या तो पास लाने का, अट्रैक्ट वाला भी हो सकता था। ठीक है, कोई भी हो सकता था, मर्जी आपकी, कोई सा भी चार्ज ले लो। मैंने तो दोनों सेम लिए हैं, हो सकता है कोई अलग ले ले, कोई प्लस का Q1 ले ले और कोई माइनस का Q2 ले ले। ठीक है, तो ये तो अट्रैक्ट होगा ना, तो चाहे अट्रैक्ट वाला फोर्स हो चाहे भगाने वाला फोर्स हो, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। और कितनी वैल्यू होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो जरा डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन ये है, व्हेन टू चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर, 1 मीटर, व्हेन टू चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर। ठीक है, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे फोर्स मारेंगे, ये एक दूसरे पे फोर्स मारेंगे। ठीक है, और कितनी फोर्स मारेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कितनी फोर्स मारेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, जिसे बोलते हैं 1 कूलम, जिसे क्या बोलते हैं, 1 कूलम। तो कैसे डिफाइन करोगे 1 कूलम को, व्हेन टू चार्ज सेपरेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, when two charge separate at a distance of 1 meter, they exert force each other 9 into 10 की पावर 9, they exert force each other 9 into 10 की पावर 9, कितनी फोर्स से, 9 into 10 के 9 की फोर्स से एक दूसरे को फोर्स मारेंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे 1 कूलम, उसे क्या बोलेंगे, 1 कूलम। तो चलो डेफिनेशन कैसे लिखनी है बच्चों, बहुत सिंपल है, when two charges separated at a distance of 1 meter, then they exert force 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन each other is called 1 कूलम। उसे बोलेंगे बच्चा 1 कूलम, उसे बोलेंगे 1 कूलम। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे, देख लो एक बार, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये डिटेल है, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो ज्यादातर टीचर लोग आपको डेफिनेशन लिखा देंगे, पर डेफिनेशन आई कहां से है,
वैल्यू आई कहाँ से है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो एक बार अच्छे से एक दो बार देख लेना, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। आज के लिए इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाई है। तो और रोज वीडियो देखो और रोज नोट्स बना लो और नोट्स को रिकॉल करो, ताकि आपको चीज़ें बाद में ज़्यादा भारीपन ना लग जाए, पहाड़ ना लग जाए। ठीक है, तो रोज रिकॉल करो। कैसे रिकॉल करना है मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर क्या पढ़ा आज? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा हमने अभी तक, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी की जड़ को पढ़ा। जड़ क्या है? जड़ है चार्ज। तो पहले हमने चार्ज को पढ़ा। चार्ज एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी को रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फंडामेंटल लॉ पढ़ी चार्ज की, तो फंडामेंटल लॉ ये है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने चार्ज का सिंबल बताया, क्यू होता है। चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, साइंटिस्ट के ऊपर है कूलम्स। उसके बाद मैंने बताया चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, तो चार्ज की क्वांटिटी होती है स्केलर। और उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। उसके बाद मैंने फॉर्मूले को पूरा डिस्कस करा आपसे कि कैसे कैसे फॉर्मूला आया है, और उस फॉर्मूले से किसकी डेफिनेशन बनाई, इस फॉर्मूले से यूज करके किसकी डेफिनेशन बनाई? 1 कूलम की डेफिनेशन बनाई। इस फॉर्मूले को यूज करके किसकी डेफिनेशन बनाई? 1 कूलम की डेफिनेशन बनाई। तो आपको इसमें अगर डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर हमेशा है मेरा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा जहां पे भी आपको किसी भी लाइन में प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में। अभी के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।